नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। चीन और बांग्लादेश ने मिलकर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास बहुत गहरी चाल चल दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान सीधा बीजिंग जाते हैं और वहां जाकर चीन के साथ तीस्ता नदी परियोजना को लेकर एक ऐसी डील पर मुहर लगा देते हैं जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, ये कोई सामान्य समझौता नहीं है, बल्कि भारत को उसी के घर के पास घेरने की एक सोची समझी रणनीति है। दोस्तों, डोकलाम के बाद ड्रैगन ने पानी के रास्ते भारत की सीमा के पास पहुंचने का रास्ता खोज लिया है। दोस्तों, आखिर चीन और बांग्लादेश मिलकर भारत के सबसे संवेदनशील इलाके तक पहुंचने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? और क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश तीस्ता नदी पर चीन के साथ मिलकर साजिश रच रहा है? आखिर हो क्या रहा है चिकन नेक पर भारत के खिलाफ? दोस्तों, चलिए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। बीजिंग के दिया ओयुताई स्टेट गेस्ट हाउस में जो हुआ वह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। वहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और चीन के जल संसाधन मंत्री एक मेज पर बैठते हैं और $1 अरब के भारी भरकम प्रोजेक्ट पर हाथ मिलाते हैं। तारिक रहमान ने साफ तौर पर चीन से तीस्ता नदी मैनेजमेंट और खुदाई के लिए तकनीकी मदद मांग ली है। चीन तो जैसे इसी मौके की तलाश में था, उसने तुरंत इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा सहयोग देने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, यह सिर्फ नदियों को गहरा करने या बाढ़ रोकने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना ने दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों की नींद जरूर उड़ाई होगी, क्योंकि जिस जगह पर यह प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वह भारत के लिए एक आम जगह नहीं है। यह कदम उस इलाके के बेहद करीब उठाया जा रहा है जो पूरे भारत को उसके पूर्वोत्तर हिस्से से जोड़ता है। इस इलाके में चीन के इंजीनियरों और मशीनों की एंट्री का मतलब है कि वहां कुछ ऐसा होने वाला है जो सतह पर नहीं दिखेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि तीस्ता नदी कोई आम नदी नहीं है। ये सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों से निकलकर पश्चिम बंगाल से होती हुई सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तीस्ता नदी का बहाव भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जमीन का एक बहुत ही पतला टुकड़ा है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 20 किलोमीटर और लंबाई करीब 60 किलोमीटर है। यही वह इकलौता रास्ता है जो पूरे भारत को उसके सातों उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। दोस्तों, अगर किसी भी स्थिति में इस रास्ते पर कोई रुकावट आती है तो भारत का संपर्क अपने ही पूर्वोत्तर हिस्से से कट सकता है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे संवेदनशील इलाके के ठीक बगल में अगर चीन के लोग नदी प्रबंधन के नाम पर अपने टेंट गाड़ लें तो यह भारत की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। ड्रैगन की नज़र हमेशा से इस चिकन नेक पर रही है और अब उसे तीस्ता के बहाने वहां तक पहुंचने का एक लीगल पास मिल गया है। दोस्तों, आपको डोकलाम का वह विवाद जरूर याद होगा जब भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को पीछे धकेल दिया था। डोकलाम में भी चीन की असल मंशा उसी ऊंचाई वाले इलाके पर कब्जा करने की थी जहां से वह सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रख सके। जब उसे वहां से खदेड़ दिया गया तो उसने अपनी रणनीति बदल दी और अब वह बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर चिकन नेक की तरफ बढ़ रहा है। तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापना परियोजना, जिसे अंग्रेजी में TRCMRP कहा जाता है, उसके तहत 102 किलोमीटर लंबी नदी की खुदाई होनी है। खुदाई का मतलब ये है कि नदी के तल से मिट्टी और गाद को बाहर निकालना ताकि पानी का बहाव तेज हो सके। दोस्तों, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जब चीन जैसे विस्तारवादी सोच वाला देश ऐसी खुदाई करता है तो उसके इंजीनियरों के भेष में मिलिट्री के लोग होते हैं। वहां रडार सिस्टम लगाए जा सकते हैं, सोनार उपकरण नदी में डाले जा सकते हैं और टोपोग्राफी यानी वहां की जमीन का पूरा नक्शा तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, यह सब सिर्फ बाढ़ रोकने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय सेना की हर हरकत पर नजर रखने के लिए एक बेस तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश जो कि नदी के बहाव वाले क्षेत्र में निचले हिस्से में आता है, उसकी हमेशा से गंभीर शिकायत रही है कि सर्दियों और खासकर गर्मियों के शुष्क मौसम में उसे तीस्ता नदी का वह पानी नहीं मिल पाता जिसका वह हकदार है। दिसंबर से लेकर मई तक के सूखे मौसम में तीस्ता का जलस्तर प्राकृतिक रूप से काफी गिर जाता है
और यही वह समय होता है जब बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से विशेषकर रंगपुर क्षेत्र के किसानों को अपनी बोरों की फसल के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी की कमी से वहां हर साल हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाती हैं, जिससे वहां के खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। बांग्लादेश की लगातार यह मांग रही है कि इस नदी के कुल पानी का कम से कम 50% हिस्सा उन्हें दिया जाए, ताकि उनके किसान भुखमरी से बच सके। दोस्तों, इस विवाद को सुलझाने के लिए ऐसा नहीं है कि कभी प्रयास नहीं हुए। साल 2011 में जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ढाका के दौरे पर गए थे, तब एक ऐतिहासिक फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका था। इस अंतरिम समझौते के मसौदे के तहत यह तय किया गया था कि तीस्ता के पानी का 42.5% हिस्सा भारत रखेगा और 37.5% हिस्सा बांग्लादेश को दिया जाएगा, जबकि बाकी का 20% पानी नदी के प्राकृतिक बहाव और पर्यावरण को जिंदा रखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, लेकिन यह समझौता कभी कागजों से बाहर नहीं आ सका। भारत के संविधान और कानून के मुताबिक जल संसाधनों का प्रबंधन और नियंत्रण मुख्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। इसी संवैधानिक ढांचे के तहत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के किसानों को हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस समझौते पर कभी अपनी सहमति नहीं दी। राज्य सरकार का तर्क तकनीकी और व्यवहारिक दोनों ही मोर्चों पर एकदम साफ है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि तीस्ता का पानी उत्तर बंगाल के 6 जिलों की जीवन रेखा है। अगर राज्य सरकार बांग्लादेश के लिए पानी छोड़ देती है तो बंगाल के उत्तरी हिस्से, खासकर जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार और सिलीगुड़ी जैसे इलाकों में भयंकर सूखा पड़ जाएगा। वहां के चाय बागान और कृषि पूरी तरह से तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट पर निर्भर है। दोस्तों, इस अंदरूनी राजनीतिक और संवैधानिक खींचतान का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भारत और बांग्लादेश के बीच अविश्वास की गहरी खाई पैदा हो गई है। इसी कूटनीतिक शून्य और असंतोष का फायदा अब इस क्षेत्र के बाहर की ताकतें, विशेष रूप से चीन, उठा रही हैं। पानी के इंतजार में थक हारकर बांग्लादेश ने अंततः अपने दरवाजे चीन के लिए खोल दिए हैं और बीजिंग, जो हमेशा से भारत के पड़ोस में अपनी पेठ बनाने के मौकों की तलाश में रहता है, उसने इस मौके को लपकने में एक सेकंड की भी देरी नहीं की। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जब आपका सबसे करीबी पड़ोसी आपकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता, तो अक्सर दूसरे देश उस मजबूरी का राजनीतिकरण करने आ जाते हैं। बांग्लादेश के अंदर भी विपक्ष और कट्टरपंथी ताकतें लगातार भारत विरोधी माहौल बनाने में लगी हुई हैं, जिसका दबाव वहां की मौजूदा सरकार पर भी साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, यह पूरी स्थिति अब बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल वैसी ही बनती जा रही है जैसे भारत के पश्चिम बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ दशकों से बनी हुई है। पाकिस्तान हमेशा से सिंधु जल संधि को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोता रहा है, चाहे वह चिनाब नदी हो, झेलम हो या सिंधु। पाकिस्तान भारत के हर छोटे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक या पावर प्रोजेक्ट का विरोध करता है और उससे अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताता है। दोस्तों, अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसी नकारात्मक राह पर चलते हुए बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक धड़ों ने भी तीस्ता नदी को लेकर एक खतरनाक जल राजनीति शुरू कर दी है। दोस्तों, पानी को अब केवल जीवन यापन के साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाया जा सके और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरा जा सके। लेकिन बांग्लादेश के कुछ विपक्षी नेता जैसे तारिक रहमान या अन्य जो चीन की तरफ झुकाव रखते हैं, वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सच्चाई को भूल रहे हैं। वे जिस देश का हाथ पकड़कर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस देश का कूटनीतिक और आर्थिक इतिहास बहुत ही दागदार और खतरनाक रहा है। दोस्तों, चीन का मॉडल कभी भी किसी गरीब या विकासशील देश के भलाई के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का नहीं रहा। उसकी कूटनीति का पहला कदम होता है सामने वाले देश को विकास, बुनियादी ढांचे और भारी भरकम पैसे का लालच देना। वह ऐसे प्रोजेक्ट्स का सपना दिखाता है जो उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए पहली नज़र में वरदान लगता है। दोस्तों, लेकिन असलियत में चीन इन देशों को कर्ज के एक ऐसे गहरे जाल में फंसा देता है
कि वह देश चाहकर भी उस वित्तीय मकड़ जाल से बाहर नहीं निकल पाता। जब ये छोटे देश कर्ज की किस्तें या भारी ब्याज चुकाने में विफल हो जाते हैं तो चीन उनकी संप्रभुता और सामरिक महत्व की संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। हमारे ही पड़ोस में श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है, जिसे श्रीलंका को मजबूरी में चीन को 99 साल की लीज पर सौंपना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और उसका पूरा आर्थिक गलियारा चीन के भारी कर्ज तले दबा हुआ है, जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। दोस्तों, अब ठीक वही अरबों डॉलर का कर्ज बांग्लादेश के सिर पर लादने की तैयारी हो रही है, और वह भी सिर्फ एक नदी की सफाई, ड्रेजिंग और प्रबंधन के नाम पर। दोस्तों, चीन ने तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन के लिए करीब $1 अरब के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जो बांग्लादेश के लिए बहुत लुभावना साबित हो रहा है। चीन की इस पूरी चाल को रणनीतिक और भू राजनीतिक भाषा में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति कहा जाता है। दोस्तों, आम बोलचाल में ये सुनने में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन ये कोई असली मोती नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास चीन द्वारा बनाए जा रहे सैन्य, नौसैनिक और रसद अड्डे हैं, जिनसे वह भारत को सामरिक रूप से चारों तरफ से घेरना चाहता है। अभी तक चीन की यह आक्रामक रणनीति सिर्फ समंदर और बंदरगाहों तक ही सीमित थी, जैसे म्यांमार में सिटवे, श्रीलंका में हम्बनटोटा और पाकिस्तान में ग्वादर। लेकिन अब तीस्ता प्रोजेक्ट के बहाने चीन ने नदियों के रास्ते और जमीनी सीमाओं से भी भारत की घेराबंदी शुरू कर दी है। दोस्तों, बांग्लादेश को हर हाल में यह समझना होगा कि $1 अरब की यह भारी भरकम रकम चीन की तरफ से कोई खैरात या दान नहीं है। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा कभी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में नहीं जाएगा। इस पैसे से चीन अपने खुद के भारी भरकम उपकरण और मशीनरी लाएगा, अपने चीनी इंजीनियरों और ठेकेदारों को काम देगा, और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मनमाने ब्याज सहित पूरा पैसा बांग्लादेश की गरीब जनता के टैक्स से वसूलेगा। दोस्तों, इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर भविष्य में बांग्लादेश यह चीनी कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन तीस्ता नदी के आसपास के अहम भूभागों और संपत्तियों पर अपना अघोषित अधिकार जमा लेगा। यह एक ऐसा मीठा जहर है जिसे पीना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर देश की पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। और इनमें सबसे बड़ी बात जो भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है, वह यह है कि अगर चीन का यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश में पूरा हो जाता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यावरण, जल सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ेगा। तीस्ता नदी का वह हिस्सा जहां चीन यह प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, वह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यह 22 किलोमीटर चौड़ा वही संकरा गलियारा है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। इस अत्यंत संवेदनशील इलाके के ठीक नीचे चीन के इंजीनियरों, उपकरणों और संभावित रूप से जासूसों की मौजूदगी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक ऐसा दुःस्वप्न है जिसकी भरपाई कभी किसी भी समझौते से नहीं की जा सकेगी। लेकिन भारत भी इस पूरे खतरनाक खेल को चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठकर नहीं देख रहा है। भारत ने चीन के इस चाल के काट के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो चीन के इस पूरे $1 अरब के निवेश को रातों रात मिट्टी में मिला सकता है। विज्ञान का यह बहुत ही सीधा और सरल नियम है कि पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। तीस्ता नदी भी भारत के ऊंचे हिमालयी पहाड़ों और सिक्किम के ग्लेशियरों से जन्म लेकर पश्चिम बंगाल के पहाड़ी और मैदानी इलाकों से होते हुए नीचे बांग्लादेश की तरफ जाती है। दोस्तों, इस भौगोलिक स्थिति में भारत एक अपर रिपेरियन देश है। अंतर्राष्ट्रीय जल संबंधों में अपर रिपेरियन देश के पास हमेशा एक प्राकृतिक और रणनीतिक बढ़त होती है। भारत अगर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाहे तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के ऊपरी हिस्सों में नए डैम, जलाशय और बैराज बनाकर नदी के पानी के बहाव को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को कई गुना बढ़ा दिया है। अब यह वो पुराना वक्त नहीं है जब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ बातें होती थी। आज चिकन नेक की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर लिया गया है। इस इलाके में सेना की तैनाती को आधुनिक हथियारों और तेज गति वाले रसद आपूर्ति मार्गों से जोड़ दिया गया है।
पहाड़ों की चोटियों पर ऐसे सर्विलांस सिस्टम लगाए गए हैं जो सीमा पार परिंदे के पर मारने पर भी तुरंत अलर्ट भेज देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबील ब्रिज हो या फिर अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल, भारत ने अपने पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से इतने मजबूती से जोड़ दिया है कि अब चिकन नेक की वह पुरानी कमजोरी खत्म हो चुकी है। दोस्तों, अगर चीन को लगता है कि तीस्ता के किनारे बैठकर वह भारतीय सेना की हरकतों को मॉनिटर कर लेगा या दबाव बना लेगा, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। भारत की पूर्वी कमान आज किसी भी दुस्साहस का जवाब कुछ ही मिनटों में देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। बांग्लादेश के अंदरूनी हालात भी इस वक्त काफी नाजुक है। वहां की जनता पहले से ही महंगाई और आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रही है। ऐसे में अगर चीन का यह भारी भरकम कर्ज उनके सिर पर टूटता है तो देश के अंदर भयानक विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। तारिक रहमान ने जो दांव चला है वह उन पर ही भारी पड़ने वाला है। किसी भी बाहरी ताकत को अपने देश के संसाधनों में दखल देने की छूट देना एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। जो चीनी कंपनियां तीस्ता में काम करने आएंगी वे स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय अपने ही लोगों को वहां बसाएंगी। दोस्तों, यह चीन का पुराना तरीका है। वह जहां भी जाता है अपनी पूरी कॉलोनी बसा लेता है। जब बांग्लादेश के लोगों को यह बात समझ में आएगी कि उनकी नदी का सौदा कर दिया गया है और बदले में उन्हें सिर्फ कर जो चीनी हुकूमत मिली है, तो वहां की सरकार के लिए अपनी कुर्सी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, यह एक ऐसी आग है जो आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया की शांति को भस्म कर सकती है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने अपने चालें चलने शुरू कर दी है। भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी देश हमारी पीठ में छुरा घोंप सके। जब बांग्लादेश ने चीन को तीस्ता प्रोजेक्ट का न्योता दिया तो उसने भारत की उन चिंताओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। ये भारत के लिए एक कड़ा संदेश था कि अब सिर्फ मीठी बातों से काम नहीं चलने वाला, अब जवाब उसी आक्रामकता के साथ दिया जा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन की इस विस्तारवादी नीति की पोल खोलनी तेज कर दी है। जिन देशों ने भी चीन से कर्ज लिया था आज वे दिवालिया होने की कगार पर है और भारत यही उदाहरण बांग्लादेश की जनता के सामने रख रहा है। भारत का मकसद बांग्लादेश से दुश्मनी करना नहीं है, बल्कि उसे जाल से बाहर निकालना है जिसमें वह आंखें बंद करके घुसता जा रहा है। दोस्तों, लेकिन अगर पड़ोसी देश अपनी जिद पर अड़ा रहा तो भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे विवाद का एक बहुत बड़ा पहलू पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। हिमालयी नदियां बहुत ही संवेदनशील होती है। अगर तीस्ता जैसी नदी में भारी मशीनों से बेतहाशा खुदाई की जाएगी तो उसका पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। नदी के अंदर रहने वाले जीव जंतु से लेकर आसपास की खेती तक सब कुछ बर्बाद हो सकता है। चीन की कंपनियों को पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की स्पीड और मुनाफे से मतलब होता है। 102 किलोमीटर लंबी नदी का सीना जब मशीनों से चीरा जाएगा तो उससे उठने वाली गाद और मलबे को कहाँ फेंका जाएगा, इसका कोई ठोस प्लान नहीं है। दोस्तों, यह मलबा नदी के आसपास के उपजाऊ खेतों को बंजर बना सकता है। जिन किसानों को पानी देने के नाम पर यह पूरा ड्रामा रचा जा रहा है, अंत में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ेगा। प्रकृति के साथ की गई यह छेड़छाड़ आगे चलकर भयंकर बाढ़ या सूखे का रूप ले सकती है, जिसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, भारत की रणनीति बहुत ही आक्रामक और स्पष्ट है। रक्षा विशेषज्ञों का साफ मानना है कि तीस्ता पर चीन का आना सिर्फ एक झांकी नहीं है, असली मकसद तो पूरे साउथ एशिया पर अपना एकाधिकार जमाना है। भारत ने अपने सभी खुफिया तंत्रों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। सीमा पर पैनी नजर रखी जा रही है और चीन की हर छोटी बड़ी गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के दोनों तरफ अतिरिक्त बलों की तैनाती और नाइट विजन से लेस ड्रोन्स की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। दोस्तों, भारत ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर दुश्मन को रोकना है तो उसे उसी की चौखट पर उलझाना होगा। चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त खुद गहरे संकट में है।
वहाँ की रियल एस्टेट कंपनियां डूब रही हैं, बैंकों में पैसा नहीं है और युवा बेरोजगार है। ऐसे में भारत दुनिया भर के निवेशकों को यह बता रहा है कि चीन अब निवेश के लिए सुरक्षित जगह बिल्कुल नहीं रही। दोस्तों, यह एक आर्थिक युद्ध है जो सरहदों के बाहर लड़ा जा रहा है और इसमें भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। तीसरा का यह पूरा मामला अब सिर्फ दो देशों के बीच पानी के बंटवारे का नहीं रहा। यह एक महाशक्ति बनने की होड़ है जिसमें एक तरफ वो ताकत है जो कर्ज और धोखे के सहारे दुनिया को गुलाम बनाना चाहती है और दूसरी तरफ भारत है जो अपने दम पर पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश को जल्दी यह एहसास हो जाएगा कि ड्रैगन के साथ दोस्ती करना मगरमच्छ के साथ तैरने जैसा है। जैसे ही काम निकलेगा वह सबसे पहले उसी को निगलेगा जिसने उसे पनाह दी थी। भारत का रुख इस मामले में चट्टान की तरह अटल है। हम अपने पड़ोसियों का विकास चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, अगर चिकन नेक की तरफ कोई भी नापाक नजर उठे तो उसे वह करारा जवाब मिलेगा जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देगी। यह एक ऐसा रणनीतिक जाल है जिसमें चीन खुद फंसने जा रहा है और भारत अपनी सूझबूझ से इस पूरे खेल को पलटने वाला है। दोस्तों, आने वाले कुछ महीने इस पूरे साउथ एशिया के लिए बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं। जैसे जैसे चीन की मशीनें बांग्लादेश की जमीन पर उतरेंगी वैसे वैसे भारत के काउंटर ऑपरेशंस भी तेज होते जाएंगे। दोस्तों, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। भारत के पास वह कूटनीतिक और सैन्य ताकत है जो किसी भी देश के पसीने छुड़ा सकती है। तीस्ता की लहरों पर अब एक ऐसा भू राजनीतिक तूफान उठने वाला है जो कई देशों की सरकारों की जड़ें हिलाकर रख देगा। दोस्तों, भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब बस सही वक्त का इंतजार है। जब भारत अपना मास्टर स्ट्रोक खेलेगा तो ना तो चीन को छिपने की जगह मिलेगी और ना ही बांग्लादेश को कोई बहाना। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि और इसके लिए किसी भी समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंकने में एक पल भी नहीं लगेगा। दोस्तों, तो साफ सी बात यह है, खेल बहुत बड़ा है और मोहरे बिछाए जा चुके हैं। तीस्ता नदी के उफान में कूटनीति का जो यह जहरीला खेल खेला जा रहा है उसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। भारत चुप नहीं बैठा है। हमारी सेना और हमारे रणनीतिकार हर मोर्चे पर सीना ताने खड़े हैं। ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करने के लिए ऐसा जाल बुना जा चुका है जिसमें फंसकर उसका दम टूटना तय है। दोस्तों, ये भारत के वह हुंकार है जो हर उस देश को चेतावनी दे रही है जो हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाने की जुर्रत करता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।